तो टर्मर की जगह वही लगा लिया है। तो अभी हम ने सुना आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को, बहुत ही सुंदर हास्य उन्होंने प्रस्तुत किया। हास्य के बारे में और थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो कई बार हास्य और व्यंग के आलंबन एक जैसे हो सकते हैं, और हास्य की सृष्टि करती दिखने वाली कोई रचना तीखे और कटु व्यंग में परिवर्तित हो सकती है, और यह पाठक या श्रोता के चिंतन और विश्लेषण पर निर्भर करता है। और आज राजनीति में कुछ नेताओं के आचरण से कभी हास्य उत्पन्न होता है, तो उसी से कभी कभी व्यवस्था पर व्यंग भी निरूपित हो जाता है। ऐसा हास्य के बारे में लिखा गया है, और आगे भी हम लोग बातें करेंगे। तो अब अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मंजू सक्सेना जी को, वो अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आप। स्वागत है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। और मैं हास्य व्यंग के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, अगर आपका आदेश हो तो। बिल्कुल, जरूर बोलें। हास्य और व्यंग एक ऐसी विधा है साहित्य में जो शायद सबसे कठिन है। बिल्कुल सही कहा। गीत लिखना, श्रृंगार वगैरह लिखना, विरह श्रृंगार वीर रस लिखना बहुत आसान है। बिल्कुल सही कहा। हास्य व्यंग में आदमी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। बिल्कुल, उसकी सूक्ष्म दृष्टि जो है वो पैनी नजर से जिससे देखना पड़ता है। बिल्कुल। जहाँ पे वो जब लिखता है तो पाठक को ऐसा लगता है अरे ये तो बड़ी साधारण चीज थी, एक चाय के कप पे इतना बड़ा तूफान लिख दिया और पढ़ के इतना मजा आया इसको। तो ऐसा भी हो सकता है। तो व्यंग, हास्य व्यंग जो लिखता है उसकी बड़ी पैनी नजर होती है, वो बड़ी हर कोने में, बिल्कुल, हर कोने में छोटी से छोटी। हाँ, बहुत सही बात कही आपने। हास्य लिखना इतना आसान नहीं है, हर कोई नहीं लिख सकता। और हास्य और व्यंग का मेल जो है वो अगर सिर्फ हास्य ही हास होता है वो तो थोड़े देर में उसमें एक फूहड़पन दिखने लगता है। इसलिए हास्य के और खाली जब व्यंग होता है तो वो एक चुभता वाली चीज हो जाती है कि आदमी को कोई काट रहा है जैसे। लेकिन जब हास्य में, व्यंग में थोड़ा सा हास्य मिला दिया जाता है तो वो आपको अंदर तक हंसाता भी है और आपको कुछ सोचने पे विवश भी करता है। बिल्कुल सही है। असली हास्यकार वही है जो अपनी बात भी कह जाए और संदेश भी दे जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हास्य व्यंग लेकिन लिखना बहुत सबसे मुश्किल विधा है। ये गीत, श्रृंगार, विरह और वीर सारे ही रस ज्यादातर लोग लिख सकते हैं, लेकिन हास्य व्यंग में मुश्किल हो जाता है। सही सही मैं अपने एक रचना सुनाती हूँ आजकल के, है तो बहुत पुरानी मेरी, लेकिन आजकल हमारा एक भारतवर्ष की एक कहावत थी कि भाई अतिथि का भगवान स्वरूप है। अतिथि देवो भव। तो जी, अतिथि देवो भव। तो अब लेकिन आजकल के जो मॉडर्न समय है उसमें व्यस्तता इतनी है, लोगों की धारणाएं भी बदल गई हैं। तो अब जब अतिथि आके 3-4 दिन रुक जाता है, अगर 3 से ज्यादा दिन रुक गया तो क्या हालत होती है, मैंने उसका वर्णन किया है। बहुत सुंदर, स्वागत। आए थे तब था बसंत, अब आया है मलमास। 3 दिन के बाद लगने लगता है कि मलमास आ गया है उनके आने से। आए थे तब था बसंत, अब आया है मलमास, अतिथि तुम कब जाओगे? अतिथि तुम कब जाओगे? एक दिवस को तुम आए और बीत रहा है मास। अतिथि तुम कब जाओगे? कब जाओगे? बहुत बढ़िया, सही कहा आपने। आजकल यही मनोदशा कि तुम आए तो स्नेह भाव से,
स्वागत किया तुम्हारा हमने। तुम आए तो स्नेह भाव से स्वागत किया तुम्हारा हमने। मान तुम्हारा रखने को ली पूरे दिन की छुट्टी हमने। वाह, निंदा पर निंदा सब हो गई, बहुत निंदा पर निंदा सब हो गई, रही न बातें खास। हाँ, अतिथि तुम कब जाओगे, वाह। जाओगे। अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में, मतलब मेहमान आता है तो पहले हम 3-4 दिन बहुत खातिर करते हैं, उसके बाद उबने लगते हैं कि हाँ, सही। ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में कितने व्यंजन तुम्हें खिलाए। बहुत सही। खुद धरती पर किया बिछावन, डबल बेड पर तुम्हें लिटाए। खुद धरती पर किया बिछावन, डबल बेड पर तुम्हें लिटाए। सुबह विदा हो जाओगे, बस मन में थी ये आस। हाँ, अतिथि तुम बहुत कब बहुत जाओगे, बढ़िया। अतिथि तुम कब सुबह जाओगे। विदा हो जाओगे, ये बस मन में थी ये आस। अतिथि तुम कब जाओगे। कब जाओगे। बहुत सुंदर। अब बदल रहा तारीख कैलेंडर, बटुआ बेहद हुआ उदास। बहुत बढ़िया। बदल रहा तारीख कैलेंडर, बटुआ बेहद हुआ उदास। रुकना इतने दिवस तुम्हारा, मेहरी को ना आया रास। बहुत खूब, बहुत रुकना इतने दिवस तुम्हारा, मेहरी को ना आया रास। मांग ले गई आज ही हमसे छुट्टी आधा मास। अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अब बयान। देखिए आगे, बहुत बढ़िया। आगे देखिए कि रही तमन्ना तुम्हें छोड़ने, हम दोनों स्टेशन जाते। वाह, रही तमन्ना, पहले इस ट्रेन से ही जाते थे ना, अब हाँ, ये ईयर जाने लगे हैं। हाँ जी। रही तमन्ना तुम्हें छोड़ने, हम दोनों स्टेशन जाते। गाड़ी में तुमको बैठाकर बाय बाय कर हाथ हिलाते। हाथ खिलाते हैं। आ, पहुंच के फौरन चिट्ठी लिखना, हम्म। कहते भर के वो सांस। अतिथि तुम कब जाओगे, पहले कहते थे ना चिट्ठी लिखते। हाँ, जाते ही चिट्ठी देना, पहुंचने की वाह, खबर वाह। देना। बहुत सही, बहुत सही। पहुंच के फौरन चिट्ठी लिखना, कहते भर वो सांस। अतिथि तुम कब जाओगे। वाह, वाह। और बहुत सुंदर। आगे देखिए इसका जी। कि खुश थे कितना अतिथि तुम्हारे आने के पहले हम। हम्म। खुश थे कितना अतिथि तुम्हारे आने से पहले हम हमारे दो थे, खुशियां ज्यादा थी गम थे कम। तुम ले आए आधा दर्जन बच्चे अपने साथ। अतिथि तुम कब जाओगे, वाह, अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और जब बच्चे आ गए हैं तो घर की हालत क्या है, जब इतने हाँ, बच्चे आ गए, हाँ, महायुद्ध का सीन बना घर का हर कमरा मेरा। वाह, महायुद्ध का सीन बना घर का हर कमरा आंगन। वाह। तकिए बने योद्धा रण में, घायल पड़े हैं बहुत सही, दर्पण। बहुत सही। तकिए बने योद्धा रण में, घायल पड़े हैं दर्पण। पौधों के टूटे पुष्प पात, सब वाह, उड़ा रहे उपहास। अतिथि तुम कब जाओगे, ओके। अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत। आगे देखिए, हफ्ते भर में खत्म हुआ एक माह का राशन मेरा। वाह। हफ्ते भर में खत्म हुआ एक माह का राशन मेरा। अतिथि बता दो कब बांधोगे अब तो विदा का सेहरा। बहुत मीठे बढ़िया, बहुत बढ़िया। संबंधों में आना जाए खट्टी बास। वाह, वाह, मीठे वाह। संबंधों में आना जाए खट्टी खट्टी बास। बात। अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत और खूब। लुप्त हुई मुस्कान, चुप गया बातों का भंडार। कितनी बातें करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लुप्त हुई मुस्कान, चुप गया बातों का भंडार। बनिए ने भी बंद कर दिया देना आज उधार। विनती तुमसे करो न मेरी इज्जत से परिहास। वाह, अतिथि तुम कब जाओ। कब जाओगे। बहुत सुंदर, और बहुत ये सुंदर। आगे देखिए कि अब पति चुपके से कहते हैं भर पाए अतिथि का आना। पति चुपके से कहते हैं, जब बहुत परेशान हो जाते हैं आदमी तो कहते, पति चुपके से कहते हैं भर पाए अतिथि का आना। जाता हूँ ससुराल मैं तुम कर देना कोई बहाना। जाता हूँ ससुराल में तुम, जाता हूँ
ससुराल तुम कर देना कोई बहाना, तुम भी आ जाना कह करके सीरियस मेरी सास, हाँ। अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि बहुत तुम बढ़िया। कब जाओगे। और ये धोबी के घर से है तुम्हारी पैंट शर्ट धुलियाई, अब सम्मान तुम्हारा इसमें पकड़ लो गाड़ी भाई, बहुत हो वरना नहीं शिकायत हो जो कल से हो उपवास, अतिथि तुम कब जाओगे। बहुत हो और गया। ये आखिरी बंद है इसका, आखिरी बंद है कि अतिथि देव कहलाते हो तो देवों की गरिमा रखो, अतिथि देव कहलाते हो बहुत सुंदर। तो देवों की गरिमा रखो, दर्शन देकर लौट जाओ बस, पान फूल ही तुम चखो, सहनशीलता की मेरी अब टूट रही है सांस, पास। अतिथि तुम कब जाओगे। वाह वाह वाह, वही बात। वाकई आपने हास्य और व्यंग के बहुत मायने है ना, उनको पूरी रूप से बहुत पूर्णतः बढ़िया, बहुत सार्थक कर दिया। सुंदर यही हास्य व्यंग की जो विशेषता है कि आदमी हंसता रहे और हंसते हंसते गालों में दर्द हो जाए, तो यही हास्य व्यंग का उद्देश्य होता है। बहुत ही सुंदर आपने और सच्ची बात को आपने इतने सुंदर शब्दों में आपने सुनाया। और वाकई आज घर में अतिथि की यही हालात है कि लोग जो है आधा दर्जन बच्चों के साथ अगर घर में आ जाए तो उस घर की क्या हालत होगी, तो ये घर वाला ही समझ सकता है। और बहुत ही सुंदर आपने व्यंग हास्य आज प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी। अब हाँ, इस व्यंग की इसी कड़ी में अब व्यंग की ना कुछ लोगों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषाएं दी हैं। तो विभिन्न साहित्यकारों ने समय समय पर व्यंग को अपने शब्दों में परिभाषित किया, और उसमें डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के अनुसार व्यंग को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है: प्रयोजन निष्ठ हास्य, जिसमें समाज में व्याप्त विसंगतियों, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अथवा व्यक्तिगत हो, पर शोधन भाव से की गई शाब्दिक व्यंजना ही व्यंग कहलाती है। और व्यंग साहित्यकारों का वह अस्त्र है जिसके माध्यम से वह समस्त कटुताओं को काटने का प्रयास करता है, और हंसी भी आए और लक्षित के मर्म स्थल पर चोट भी पहुंचे, और यही व्यंग का सबसे बड़ा कर्म है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं व्यंग पर, और भी हम सुनेंगे। अब हम सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को, और उनसे मेरा निवेदन है कि वो आज व्यंग पर अपनी स्वागत है। करें। स्वागत है, आप स्वागत है। धन्यवाद पांडे जी। वास्तव में हास्य व्यंग का अर्थ है जी। कि अपनी किसी बात को चुपके से दूसरे के कानों में डाल देना और फिर उसका क्या अर्थ है प्रभाव सुनकर मजे लेना। जी जी, ये भी ये बिल्कुल और किसी की ना सुनना। कल में जो है जब मजे लेंगे तो सुनने का कहाँ नंबर आता है। स्वागत हास्य व्यंग, वस्तुतः हास्य व्यंग जो है ना, दो चीजें हैं। जी। एक तो हास्य व्यंग विधा कला, दूसरी हास्य व्यंग कार यानी कवि। वास्तव में ये एकदम नई कला है, वो भी आधुनिक युग की कला है जी। नहीं तो आपने कभी पहले सुना कोई हास्य व्यंगकार होता था? उनको विदूषक कहा जाता था, मस्खरे कहा जाता था, मस्खरे। क्योंकि हास्य व्यंग कला को हमेशा एक लोअर स्टेटस की कला माना गया है। कभी उसको साहित्य में अधिक ध्यान नहीं दिया गया। सही कहा। हर कवि, चाहे वो तुलसीदास हो चाहे कालिदास हो, उन्होंने अपनी रचनाओं में हास्य और व्यंग की रचनाएं की हैं, पर वो कभी हास्य व्यंग कभी न कहलाए, न हास्य व्यंग अलग कभी कोई अलग होते थे, वो विधा थी ही नहीं। ये तो नई विधा है, जब से समाज में विद्रूपताएं जो है ना उनका उजागर करना शुरू किया है। विद्रूपताएं समाज में हमेशा होती हैं,
लेकिन वो उजागर नहीं की जाती थी। हर कवि, सब कवि कभी कभी बात करते समय अपनी रचनाओं में इस तरह की रचनाएं करते थे। संस्कृत काव्य में भी है रचनाएं, बिल्कुल है। तो वो इस तरह से अपनी प्रस्तुत करते थे। लेकिन ये नहीं कि हम खाली मस्खरे हैं, हास्य व्यंगकार हैं हम जो आजकल हैं, तो वो सब मस्खरे हैं, वो कोई साहित्यकार नहीं है। बहुत लोअर कैटेगरी की विधा है ये हास्य व्यंग। दूसरा, हास्य व्यंग का मूल अर्थ है, हास्य और व्यंग दो अलग विधाएं नहीं है। आपने ये नहीं देखा कि कोई केवल हास्य हास्य है या कोई व्यंगी व्यंग है, ऐसा नहीं है। हास्य व्यंग एक साथ ही कहा जाता है हमेशा, बिल्कुल क्योंकि वो जब हम व्यंग पैदा करते हैं तब उसमें हास्य पैदा होता है, और जब हास्य पैदा कई बार करते हैं तो व्यंग उसमें होता है। बहुत सुंदर। इसलिए वो विधा हास्य व्यंग है, हाँ, ना हास्य विधा लगे न व्यंग विधा लगे। सही बात। तो देखिए एक रचना है, जी जन्म मिले यदि, अच्छा, श्याम सवैया छंद है। स्वागत। श्याम सवैया, मैंने अपना सवैया 6 पंक्तियों का, सवैया 4 पंक्तियों का होता है, जी और मैं कहता हूँ कि 4 पंक्तियों का सवैया कैसा, वो तो पूरा हुआ ना। या तो 5 पंक्तियां का होता उसको सवैया कहा जाए, सवैया क्यों कहेंगे 4 पंक्तियों को। सही है। मैं सवैया कुछ 5 पंक्ति के लिखता हूँ, कुछ 6 पंक्ति के सवैया लिखता हूँ। श्याम सवैया छंद कहता हूँ उसको। तो स्वागत। देखिए 2 श्याम सवैया छंद हैं कि जन्म मिले यदि मानुष को, ब्रजभाषा है, जी तो भारत भूमि वही अनुरागी, बहुत सुंदर। और पुत बड़े नेता को बनू, निज हित लगी देश की चिंता हो त्यागी, और बहुत पाहन ऊंचे मौल सजू, नित माया के दर्शन पाऊं सौभागी, और जो पशु हो तो स्वान वही, मिले कोटि और कार्य सद रहूं बड़ भागी, और काठ बनू तो बनू कुर्सी, मिल जाए मुराद मिले मन मांगी, और श्याम जी से ठुकराऊं मिले या तो फांसी या जेल सदा को हो दागी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दूसरा छंद है कि बहुत वाहन बढ़िया। हो तो हीरो होंडा, वाहन हो तो हीरो होंडा, चले बाल युवा सब ही सुख राशि, और बास रहे दिल्ली बेंगलुरु, न चाहूं अयोध्या मथुरा न काशी, हाँ चाकरी प्रथम क्लास मिले, सत्ता के मद में चूर न सासी, और पत्नी मिले जो संभाले दो घर, चाकरी बात न टाले जरा सी। वाह बहुत good। दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए ना। बिल्कुल बहुत सुंदर। पत्नी मिले जो संभाले दो घर, चाकरी बात न टाले जरा सी, और श्याम मिले बंगला गाड़ी, और दान दहेज प्रचुर धन राशि, और जो कवि हो तो बसो लखनऊ, हर सावे गीत अगीत विधासी, वाह वाह और जो कवि हो तो बसो लखनऊ, हर सावे गीत अगीत विधासी। बिल्कुल। रजकान जी बहुत की सुंदर। याद दिला दिया आपने। आधुनिक रसखान। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। श्याम सवैया छंद बहुत ही सुंदर रचना। सुंदर आपने हास्य के माध्यम से आधुनिक शब्दों को प्रयोग करके आधुनिक हास्य का बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण दिया। और अब और तो कोई जुड़ा नहीं है, मुझे लगता है मुझे ही कुछ सुनाना पड़ेगा। और कोई नहीं आया जी आप ही सुनाइए, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं अपनी रचना सुनाऊं, मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बातें कहना चाहता हूं जो उन्होंने हास्य व्यंग के लिए कही हैं। उन्होंने कहा है कि व्यंग वह है जहां अधरोष्टों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी हास्यास्पद बना जाता हो, वही हास्य है।
ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हास्य व्यंग के बारे में कहा है। और अब मैं अपनी रचना पर आता प्रतिकार हूँ। न किया जा सके। जी, अब मैं अपनी रचना पर आता हूँ। आज स्वागत है। जी बहुत मेरे बहुत स्वागत है, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय कुमारी मौर्य जी, मंजू सक्सेना जी। हालांकि मैं स्वागत है। भी हास्य का कवि नहीं हूँ, और फिर भी एक दो हास्य मैंने लिखे हैं, और शायद मैंने ये रचना पहले भी सुनाई हो, क्योंकि आज हास्य पर सुनाना है तो इसलिए दोबारा इसे सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है स्वर्ग में काव्य मंच। तो स्वर्ग में काव्य का दौर था आया, और हमने बड़े बड़े कवियों को बुलवाया। स्वर्ग में वाह, काव्य का दौर था आया, और बड़े बड़े कवियों को हमने बुलवाया, और काव्य वाहिनी पर भ्रमण करते और तुलसीदास जी से जा टकराया। काव्य वाहिनी पर भ्रमण करते तुलसीदास जी से टकराया। हमने क्या बात। पूछा कि श्रीमान तुलसीदास जी, हमने पूछा कि श्रीमान तुलसीदास जी, आप तो, ये स्वर्ग की बात हो रही है, मृत्युलोक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि भ्रमण स्वर्ग लोक में चल रहा है। तो हमने पूछा कि श्रीमान तुलसीदास जी, आप तो अपनी भार्या संग निष्कंटक घूम रहे हो। हमने वाह, पूछा कि श्रीमान तुलसीदास जी, आप तो अपनी भार्या संग निष्कंटक घूम रहे हो, और सुना है पृथ्वी लोक में भार्या आपको छोड़कर मायके चली गई थी। क्या बात, वाह। सुना है पृथ्वी लोक में भार्या आपको छोड़कर मायके चली गई थी, और आपकी दिनचर्या अकेले ही चल रही थी। आपकी क्या बात, दिनचर्या बहुत बढ़िया। अकेले ही चल रही थी। तो फिर क्या यह क्या मात्र संयोग है, यह क्या मात्र संयोग है, या वह भार्या वियोग था? यह क्या मात्र संयोग है, या वह भार्या वियोग था? तो जिनकी प्रेरणा से आपने रामायण लिख डाली, वाह वाह, जिनकी क्या प्रेरणा बात। से आपने रामायण लिख डाली और अपनी व्यथा रामचंद्र जी पर थोप डाली, वाह, अपनी व्यथा रामचंद्र जी पर थोप डाली। और उत्तर में तुलसीदास जी यूं बोले, उत्तर में तुलसीदास जी यूं बोले, नहीं श्रीमान, भार्या का मायके जाना एक विभ्रम था, और उनके बिना भी मैं रामायण लिखने में सक्षम था। क्या बात। तुलसीदास जी बोले कि नहीं श्रीमान, भार्या का मायके जाना एक विभ्रम था, और उनके बिना भी मैं रामायण लिखने में असक्षम था। और यह सुन तुलसीदास जी की भार्या इठलाई, यह सुन तुलसीदास जी की भार्या इठलाई, और धीरे से कुहनी लगाई। यह सुन तुलसीदास जी की भार्या इठलाई और धीरे से कुहनी लगाई, और क्यों जी, अगर मैं मायके नहीं जाती, क्यों जी, अगर मैं मायके नहीं जाती, तो आपके अंदर करुणा रस का संचार कैसे होता? अगर मैं मायके क्या नहीं बात। जाती, तो आपके अंदर करुण रस का संचार कैसे सही होता? बात। और अशोक वाटिका में करुणा का स्पंदन कैसे होता? अशोक वाटिका में बहुत करुणा का स्पंदन कैसे होता? और मामला संगीन देख हमने जो ही अपनी काव्य वाहिनी आगे बढ़ाई, मामला संगीन देख हमने जो ही अपनी काव्य वाहिनी आगे बढ़ाई, तो वह सामने सूरदास जी से जा टकराई, वह क्या सामने बात, वाह। सूरदास जी से जा टकराई। और हमने उनसे भी किया प्रश्न, हमने उनसे भी किया प्रश्न, और श्रीमान सूरदास जी, आप तो मृत्यु लोक में थे जन्मांध। हमने उनसे भी किया प्रश्न, और श्रीमान तुलसीदास जी, आप तो मृत्यु लोक में थे जन्मांध, और यहाँ आप ले रहे हैं
दूरदृष्टि का आनंद। यहाँ आप ले रहे हैं दूरदृष्टि का आनंद, तो क्या मृत्यु लोक का अंधापन, तो क्या मृत्यु लोक का अंधापन दिखावा था और श्री कृष्ण भक्ति का अनूठा रंग छलावा था। और आपने वहां समाज सुधारक के जो बीज थे बोए, आपने वहां समाज सुधारक के जो बीज थे बोए और जन जन में गाए जाते हैं आज आपके दोहे, और जन जन में गाए जाते हैं आज आपके दोहे। और तुलसीदास जी बोले, तुलसीदास जी बोले नहीं मित्रवर, तुलसीदास जी बोले नहीं मित्रवर, मृत्यु लोक का अंधापन अंधापन नहीं, मृत्यु लोक का अंधापन नहीं, सामाजिक कुप्रथाओं को सुधारने का एक था अस्त्र, सामाजिक कुप्रथाओं को सुधारने का एक था अस्त्र, और आंख वालों के लिए अंधेपन का एक था वस्त्र, आंख वालों के लिए अंधेपन का एक था वस्त्र। और जो सुदृष्टि को छोड़, जो सुदृष्टि को छोड़ कुदृष्टि का करें संचार, और सुसंस्कृत समाज में दुष्संस्कृति का करें प्रसार। और अब समापन की पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ। और ऐसी कुदृष्टि से तो अच्छी है एक दिव्य दृष्टि, जो संपूर्ण समाज को दे सद्भाव की एक समवृष्टि। और हमारी योजना में थी कई कवियों से मिलने की तैयारी, और अब न जाने किस महोदय की थी बारी। और अचानक घड़ी ने घंटी यूं बजाई, और किसी से न मिलने के पहले ही हमारी आंख खुलाई, किसी से मिलने से पहले ही हमारी आंख खुलाई। और धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वाह। ये एक तो तुलसीदास जी की जो है ना वो पत्नी चली नहीं गई थी, तो पत्नी जो है ना मायके गई थी, तो ये दौड़े दौड़े पीछे गए थे, तब वो घटना हुई थी। हाँ जी, दूसरा उनके पद हैं, सूरदास के पद हैं,